गुड मॉर्निंग साथियों। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र चौधरी। हाँ जी, यदि आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ग्राम सेवक, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या आरएस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप एकदम सही जगह पर हो। हाँ जी, और हम चर्चा करते हैं इस वीडियो के अंदर 10 बेहतरीन खबरों की। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान की यात्रा की और जिला दर्शन की। मेरे दोस्तों, आज शनिवार है, जैसा कि मैंने आपसे वादा कर रखा कि हर शनिवार को मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक जिला दर्शन की, और आज इसी जिला दर्शन के क्रम में हम लोग चलेंगे चूरू की यात्रा पर। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल थीम के साथ, जो आपको इस वीडियो के दौरान ऊर्जा प्रदान करेगी, आपको मोटिवेट करेगी, आपको लगातार पढ़ने के लिए उत्प्रेरित करेगी, आपको पढ़ने के लिए जागृत करेगी मेरे दोस्तों। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। कभी भी सभी अच्छी चीजें आरामदायक स्थान से नहीं आती हैं। ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। हाँ जी, हमें किसी सफलता को प्राप्ति करनी है मेरे दोस्तों, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, और उसी का जो फल होगा, उसी के दौरान जो पसीना आता है, उसी पसीने के साथ जो सफलता का जो फल मिलेगा, उस फल का स्वाद कुछ अलग होता है। तो हमेशा तत्पर रहना है, कठोर मेहनत करनी है, स्मार्ट मेहनत करनी है और जुड़े रहना है उत्कर्ष क्लासेस के साथ। हाँ जी, अब हम बात करते हैं, हम बात करेंगे चूरू जिला दर्शन की। और चूरू वो भूमि है जिसे प्रतिभाशालियों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कन्हैयालाल सेठिया जैसे, तो देवेंद्र झाझड़िया जैसे खेल जो यहाँ से खिलाड़ी जो थे वो यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं मेरे दोस्तों। तो इस प्रतिभाशाली जो प्रतिभाशालियों की जो जननी भूमि है चूरू, हम उसकी चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले अपन बात करें किस चीज़ की, यदि हम सबसे पहले बात करें चूरू क्षेत्र की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं चूरू के इतिहास की। दोस्तों समझना, यहाँ से बड़ी एक छोटी सी कहानी के रूप में समझेंगे ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। सबसे पहले हम चूरू के इतिहास की बात करते हैं कि चूरू आया कहां से है। चूरू के इतिहास की बात करें दोस्तों, चूरू का इतिहास क्या था, कौन सी रियासत में आता था, और उसके बाद इसे जिले के रूप में इसका निर्माण कब हुआ, हर एक चीज को बड़ी बारीकी से समझना है और हमेशा इस वीडियो के दौरान मोटिवेट होते हुए रहना है। और ये लक्ष्य निर्धारित कर लो कि हमें सफलता तो प्राप्त करनी है मेरे दोस्तों। हाँ जी, अब चूरू के इतिहास की बात करें तो थोड़ा सा यदि हम इस क्षेत्र विशेष की बात करें, इस क्षेत्र विशेष में हमें पता है कि ये जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो एरिया है, इसे प्राचीन समय में कहा जाता था योद्धे प्रदेश। गंगानगर और हनुमानगढ़ को योद्धे प्रदेश कहा जाता था और चूरू का कुछ भाग जो है वो इस योद्धे प्रदेश में भी आता था। तो एक तो ये हो गया कि ये योद्धे प्रदेश का हिस्सा था। दूसरा, इस बीकानेर और चूरू का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता था थली प्रदेश। इसको कहते थे थली प्रदेश कहते थे। इसका मतलब ये जो चूरू है ये थली प्रदेश का हिस्सा भी था मेरे दोस्तों। और अगली चीज, यदि हम बात करें चूरू, झुंझुनू और सीकर की बात करें, इसे कहा जाता था बांगड़ प्रदेश। इसे कहते थे बांगड़ प्रदेश। इसका मतलब हुआ ये जो चूरू है ये 3 प्रदेशों के आंतरिक भाग में स्थित था। ये कहें कि ये योद्धे प्रदेश का हिस्सा भी था, ये बांगड़ प्रदेश का हिस्सा भी था, और थली प्रदेश का हिस्सा था ये अपना चूरू क्षेत्र। अब उसके बाद में ये तो इसका इतिहास था, लेकिन यदि हम और इतिहास की बात करें तो चूरू जो है ये प्राचीन समय में आता था बीकानेर रियासत के अधीन आता था। बीकानेर जो रियासत है, इस बीकानेर रियासत के अधीन आता था। ये कहें किसको किस क्षेत्र में आता था, तो थली प्रदेश में भी आता था, योद्धे प्रदेश में भी आता था और बांगड़ प्रदेश में भी आता था। लेकिन यदि प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें या राज्य व्यवस्था की बात करें मेरे दोस्तों, तो राज्य व्यवस्था के मामले में ये आता था बीकानेर रियासत के अधीन आता था। जब ये बीकानेर रियासत के अधीन आता था तो बाद में इस चूरू की स्थापना किसके द्वारा की। यदि हम चूरू की स्थापना की बात करें तो चूरू की जो स्थापना है मेरे दोस्तों ये की गई थी, चूरू की स्थापना की गई थी 1620 के अंदर। चूरू की जो स्थापना है ये 1620 में हुई थी और किसके द्वारा, चूहड़ा जाट के द्वारा। चूहड़ा जाट के द्वारा 1620 में इस चूरू की स्थापना की गई, जो प्रशासनिक दृष्टि से बीकानेर रियासत के अधीन आता था। और यदि किस भौतिक प्रदेश, किस क्षेत्र विशेष में आता था, तो ये 3 नाम बड़े प्रमुख हो जाएंगे यहां से। उसके बाद में
यदि अब हम इसके वर्तमान स्वरूप की बात करें, यदि अब हम इसके वर्तमान स्वरूप की बात करें कि वर्तमान समय में चूरू की स्थिति क्या है, तो वर्तमान स्वरूप में समझना मेरे दोस्तों, पहली चीज, यदि इस चूरू को हम प्रशासनिक दृष्टि से बात करें तो प्रशासनिक दृष्टि से चूरू जो है ये वर्तमान में आता है बीकानेर संभाग के अधीन आता है। प्रशासनिक दृष्टि से बात करें तो ये बीकानेर संभाग के अधीन आता है। एक चीज मेरे दोस्तों याद रखना यहां से कि ये जो क्षेत्र है सीकर, चूरू और झुंझुनू, इसे शेखावाटी प्रदेश कहा जाता है। और सीकर और झुंझुनू की बात करें तो ये दोनों जो है ये जयपुर रियासत के अधीन आते थे, लेकिन चूरू जो है ये बीकानेर रियासत के अधीन आता था और आज भी ये बीकानेर संभाग के अधीन ही आता है। तो बीकानेर संभाग के अधीन आता है, एक बात। दूसरा हम बात करें कि इसका जिले के रूप में निर्माण कब हुआ, तो इसका जिले के रूप में निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप का निर्माण हुआ, उस वर्तमान स्वरूप के समय चूरू भी एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया मेरे दोस्तों। और एक हम बात करें यहां से तहसीलों की बात करें कि यहां पर कितनी तहसीलें आती हैं, और यदि हम तहसीलों की बात करें तो यहां पर 6 तहसीलें स्थित हैं। एक तहसील आती है राजगढ़, सादलपुर भी बोलते हैं, एक आती है तारानगर, एक है चूरू, ये जिला हेडक्वार्टर भी है, एक आती है सरदार शहर, एक आती है रतनगढ़ और एक आती है सुजानगढ़। तो वर्तमान समय में प्रशासनिक दृष्टि से इसे 6 तहसीलों में बांटा गया है। उसके बाद यदि हम इसके जिला परिवहन कोड की बात करें, जिला परिवहन कोड की बात करें तो इसका जिला परिवहन जो कोड आता है मेरे दोस्तों वो आता है RJ10, वो आता है RJ10। और यदि हम यहां पर बात करें, यदि हम यहां पर बात करें इसके शुभंकर की बात करें कि चूरू का शुभंकर किसको है, राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि राजस्थान में जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए हर एक वन्य जीव को एक जिले का शुभंकर नियुक्त कर दिया गया, घोषित कर दिया गया मेरे दोस्तों। अब इस चूरू के शुभंकर की बात करें तो चूरू का शुभंकर आता है मेरे दोस्तों कृष्ण मृग। कृष्ण मृग जो है, काले जो हिरण है, ये चूरू का शुभंकर आता है और ये यहाँ पर ताल छापर में पाया जाता है। ये इसकी वर्तमान स्थिति है प्रशासनिक दृष्टि से कि क्या कहानी है इस चूरू की हम लोग यहाँ से बात करें तो। अब अगला हम चर्चा करें यहाँ से, अब हम चर्चा करते हैं इस चूरू की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। यदि अब हम बात करें चूरू की भौगोलिक स्थिति की बात करें, भौगोलिक स्थिति का मतलब हुआ कि इस क्षेत्र में मिट्टी कैसी पाई जाती है, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, या इसकी सीमाएं जो है वो किस किस जिले के साथ लगती हैं। हाँ जी, अरे अब देखो यहाँ से ये अपना डिस्ट्रिक्ट है चूरू, और इस चूरू की हम बात करें तो सबसे पहली चीज ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है, सॉरी ये राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है। पहली विशेषता तो हो जाएगी कि ये राजस्थान जो है इस राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है, एक विशेषता। दूसरी यदि हम इसकी सीमाओं की बात करें तो इसकी जो सीमाएं हैं, यहां पर इसकी सीमाओं को देखें तो यहां पर तो इसकी सीमा लगती है मेरे दोस्तों हरियाणा के साथ। एक तो इसकी सीमा लगती है हरियाणा के साथ, नॉर्थ में इसकी सीमा लगती है हनुमानगढ़ के साथ, और पश्चिम में इसकी सीमा लगती है बीकानेर के साथ, और दक्षिण में इसकी सीमा लगती है नागौर, और दक्षिण पूर्व की बात करें यहां पर सीकर, और दक्षिण पूर्व में सीकर और झुंझुनू के साथ। तो यदि हम इसकी सीमा की बात करें तो इसकी सीमा जो है वो एक तो राज्य के साथ लगती है और वो राज्य आता है हरियाणा, और 5 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। 5 जिले कौन कौन से आ जाते हैं, एक जिला आ जाता है हनुमानगढ़, उसके बाद एक जिला आता है मेरे दोस्तों बीकानेर, एक आता है नागौर, एक आता है सीकर, और एक आता है मेरे दोस्तों झुंझुनू। तो 5 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। यह है इसकी भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। अब यहां से अपन और आगे बात करें सर इसके अंदर और क्या आ जाएगा। अब अगली चीज, इस चूरू की सबसे बड़ी खासियत क्या आती है मेरे दोस्तों की, ये जो चूरू क्षेत्र है, इस चूरू क्षेत्र की खासियत की बात करें तो इस चूरू क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। हाँ जी, बालू का स्तूप का मतलब है यहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं, धरती धोरारी है मेरे दोस्तों। और इस बालू का स्तूप की बात करें
तो यहाँ पर सबसे अधिक जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बरखान की कैटेगरी के, बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सर ये बरखान बालू का स्तूप क्या होते हैं? तो ऐसे बालू का स्तूप जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है, जो कि रेगिस्तान के प्रसार में सबसे अधिक सहायक हैं, जिनका स्थान बदलता रहता है, उन्हें कहा जाता है बरखान बालू का स्तूप। और चूरू की बात करें तो यहाँ पर ये बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और मेरे दोस्तों ये भी याद रखना है, इस बरखान बालू का स्तूप की बात करें तो ये सबसे अधिक यहाँ पर पाए जाते हैं भालेरी गांव में। कहां पर? तो याद हो जाएगा मेरे दोस्तों, भालेरी गांव चूरू के अंदर ये पाए जाते हैं। ये हो गए यहां से। इसके अलावा और हम बात करें, एक देखो इस चूरू की और विशेषता की बात करें तो यहां पर यदि हम वर्षा की बात करें तो सामान्यतः यहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्यवर्ती भाग में वर्षा होती है। लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। या ये कहें कि ये जो चूरू है ये अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में आता है, अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में आता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा होती है सिर्फ 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। और हम यदि बात करें यहाँ से इस क्षेत्र में मिट्टी की बात करें कि यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर बालू या रेत मिट्टी पाई जाती है मेरे दोस्तों, बालू या रेत मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, बालू या रेत मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद यदि हम और इसकी विशेषताओं की बात करें तो एक विशेषता तो आप लोगों के जबान पे है मेरे दोस्तों, वो तो रात को भी जगाओगे ना, अरे भाई खड़ा हो चूरू की कौन सी विशेषता आपको याद है, तो आप बोल दोगे कि सर चूरू की जो विशेषता वो है कि यहाँ पर एक भी नदी नहीं है। हाँ जी, ये जो चूरू की बात करें ये नदी, यहाँ नदी विहीन जिला है, ये जो जिला है ये नदी विहीन जिला है मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक भी नदी नहीं है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 2 जिले आते हैं, एक बीकानेर और एक चूरू, जिसमें एक भी नदी नहीं है मेरे दोस्तों। उसके बाद यदि हम और यहाँ से बात करें, एक ये जो चूरू की बात करें, याद रखना ये काटली बेसिन क्षेत्र में आता है, ये काटली बेसिन क्षेत्र में आता है। सर बेसिन क्या होता है? तो बेसिन की बात करें मेरे दोस्तों, बेसिन का मतलब होता है नदी के द्वारा निर्मित मैदान को कहा जाता है बेसिन। और यहाँ पर इस क्षेत्र में सीकर और झुंझुनू में नदी बहती है जिसका नाम है काटली बेसिन, तो ये उसी के प्रवाह क्षेत्र में इसको शामिल करते हैं, तो ये काटली बेसिन का क्षेत्र आता है मेरे दोस्तों। ये चीजें यहाँ से इसके बारे में कुछ चीजें आ जाती हैं, ये इसकी कुछ ज्योग्राफिकल, इसकी कुछ भौगोलिक स्थिति आती है, ये चीजें यहां से तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, अगली चीज हम चर्चा करें यहां से। अब आगे देखें, इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताएं और भी आती हैं, इसकी कुछ विशेषताएं और भी हम बात करते हैं, भौगोलिक विशेषताओं की बात करें। अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर मिट्टी जो पाई जाती है वो बालू या रेत मिट्टी पाई जाती है। और इस बालू या रेत मिट्टी की बात करें तो यहां पर इसका गुण होता है मेरे दोस्तों कि बालू या रेत मिट्टी जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगली विशेषता बन गई कि ये जो जिला है ये सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला है, सबसे ठंडा एवं सबसे गर्म जिला है, सबसे गर्म जिला है मेरे दोस्तों। हाँ जी, और यदि सबसे गर्म जिले की बात करें तो आपको याद भी होगा कि वर्ष 2020 का सबसे गर्म स्थान की बात करें वो कौन सा रहा था? चूरू रहा था। तो ये सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला है। अब समझना यहां से, जब सबसे ठंडा और सबसे गर्म है इसका मतलब हुआ कि यहां पर सर्वाधिक तापांतर है, सर्वाधिक तापांतर की बात की जाती है। तो ये राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर वाला जो जिला आता है मेरे दोस्तों वो भी कौन सा आता है? चूरू आता है। सबसे अधिक तापांतर, तापांतर का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम, एक ही दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के मध्य जो अंतर होता है उसे कहा जाता है तापांतर। और ये सबसे अधिक कौन सा है? वार्षिक तापांतर, वार्षिक सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा आता है? ये आता है मेरे दोस्तों चूरू की बात यहां पर हम लोग करते हैं। इसके अलावा एक इसकी विशेषता, भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो ये आता है कि राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र, सबसे कम वन क्षेत्र
यदि राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर यदि वनों को हम लोग देखें तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा आता है, चूरू। और प्रतिशत के आधार पे देखें तो दूसरे नंबर पे आता है सबसे कम वन प्रतिशत आधार वाला जिला आता है जोधपुर, और नंबर 2 पे आता है चूरू। तो सबसे कम वनों वाला जो जिला आता है मेरे दोस्तों वो कौन सा आता है, चूरू आता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हो जाती हैं मेरे दोस्तों, ये थी इसकी कुछ भौगोलिक विशेषताएं। अब थोड़ा सा और हम याद करें मेरे दोस्तों यहां से, अब हम बात करते हैं यहां से सिंचाई व्यवस्था की। अब हम किसकी बात करें, चूरू के अंदर हम सिंचाई व्यवस्था की बात करते हैं, और इस चूरू में हम सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो समझना यहां से थोड़ा सा क्या, यदि हम राजस्थान के मैप को बना के समझे, यहां से इसको हम एक डायग्राम सा बना के समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में एक नहर आती है जिसका नाम है IGNP, और इस IGNP से मेरे दोस्तों एक शाखा निकाली जाती है जिसका नाम है चौधरी कुंभाराम, जिसका नाम है चौधरी कुंभाराम, जिसको पहले नौहर साहवा के नाम से भी जाना जाता था मेरे दोस्तों। अब ये जो चौधरी कुंभाराम जो सिंचाई जो परियोजना है, इससे यहाँ पर सिंचाई की जाती है, इससे यहाँ पर सिंचाई भी की जाती है। और एक चीज और याद रखना यहाँ से, इसी चौधरी कुंभाराम से अपनी योजना के तहत, इसी चौधरी कुंभाराम से अपनी योजना के तहत यहां पर इस चूरू में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। और अपनी योजना जो है ये जर्मनी के सहयोग से चलाई गई थी मेरे दोस्तों, यहां से याद रखना। एक तो चौधरी कुंभाराम जो नहर है इसके द्वारा यहां पर सिंचाई की जाती है, इसके अलावा चूरू में, और एक आती है मेरे दोस्तों सिद्धमुख, एक आती है मेरे दोस्तों दूसरी जो परियोजना आती है वो कौन सी आती है, एक आती है यहां पर राजीव गांधी, एक आती है राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख जो परियोजना है इसके माध्यम से भी यहां पर सिंचाई की जाती है मेरे दोस्तों। तो दो नहरों के द्वारा, या ये कहें दो परियोजनाओं के द्वारा इसमें सिंचाई की जाती है। और वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो एक तो आपको याद रखनी है चौधरी कुंभाराम, और दूसरी आपको मेरे दोस्तों याद रखनी है राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना, जिसका 2002 में जिसका उद्घाटन हुआ था भिरानी हनुमानगढ़ के अंदर, जो कि रावी और व्यास नदी से संबंधित थी मेरे दोस्तों। हाँ जी, तो ये तो हो जाएगी इसकी सिंचाई व्यवस्था। उसके बाद यदि हम बात करें इस चूरू के अंदर और हम बात करें कि सर और क्या आता है, तो एक हम बात करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ की आर्थिक क्रियाओं की बात करें। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है कि चूरू क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं उनका रोजगार का साधन क्या है, वो किस रोजगार के लिए किस क्षेत्र में संलग्न है, उन्हें कहा जाता है मेरे दोस्तों आर्थिक क्रिया। और यदि हम बात करें यहां से इस आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो सामान्यतः यहाँ के जो लोग हैं ये कृषि एवं पशुपालन के कार्यों में संलग्न हैं, कृषि एवं पशुपालन के कार्यों में संलग्न है, और इसी के माध्यम से अपनी आजीविका या रोजगार को चलाते हैं। या ये कहें इसके अलावा मेरे दोस्तों याद रखना, इसके अलावा मेरे दोस्तों ये भी आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर लघु एवं कुटीर उद्योग भी हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग भी हैं। यहाँ पर बड़े उद्योगों की स्थापना ज्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पर खनिज ज्यादा नहीं पाए जाते, इसलिए बड़े उद्योगों की स्थापना नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे लघु एवं कुटीर उद्योग भी हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा यहाँ के लोग पशुपालन भी करते हैं और कृषि कार्य भी करते हैं मेरे दोस्तों। कृषि कार्यों की बात करें, समझना यहाँ से, इन कृषि कार्यों की बात करें तो ज्यादातर यहाँ पर खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, खरीफ की फसलों का उत्पादन किया जाता है। और खरीफ की फसलों की बात करें तो इसमें आ जाता है मेरे दोस्तों मुख्य रूप से बाजरा, गंवार और मूंग और मोठ की बात करें, यहाँ पर बाजरा, गंवार, मूंग और मोठ जो खरीफ की फसलें हैं इनका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है मेरे दोस्तों। रबी की फसलों का उत्पादन ज़्यादा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं जो है उनका अभी भी अभाव है। कुछ क्षेत्र विशेष में जरूर सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ है, लेकिन बाकी जो क्षेत्र आता है मेरे दोस्तों वहां पर ये नहीं, अभी भी सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है। दूसरा, यहाँ का जो भूमिगत जो पानी है, भूमिगत पानी की बात करें वो बड़ा खारा पानी है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है मेरे दोस्तों, खरीफ की फसलों का ही उत्पादन किया जाता है। अगली चीज हम बात करें पशुपालन की बात करें, हाँ जी,
यहाँ पर पशुपालन की बात करें मेरे दोस्तों तो याद रखना इस चूरू क्षेत्र में यहाँ पर हरियाणवी नस्ल की तो गायें पाई जाती हैं। इस चूरू क्षेत्र में हरियाणवी नस्ल की गायें पाई जाती हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा एक और याद रखना, यहाँ पर चौकला जो नस्ल आती है, चौकला जो नस्ल आती है इसकी यहाँ पर भेड़ें पाई जाती हैं और इस चौकला नस्ल को छापर नस्ल भी कह देते हैं मेरे दोस्तों, इसको छापर भी बोल देते हैं या इसे भारतीय मैरिनो भी कहा जाता है। और ये जो चौकला है ये शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में चौकला नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं, यहाँ पर हरियाणवी नस्ल की गायें पाई जाती हैं। इसके अलावा और हम बात करें यहाँ से तो एक और याद रखना, यहाँ पर शेखावाटी, यहाँ पर शेखावाटी जो नस्ल है इसकी बकरियां पाई जाती हैं मेरे दोस्तों। हाँ जी, और शेखावाटी नस्ल की बकरियों की बात करें तो ये बिना सींगों वाली बकरियां हैं जिनका विकास काजरी के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर पशुपालन में याद रखना हरियाणवी नस्ल की गायें पाली जाती हैं, चौकला नस्ल की भेड़ें पाली जाती हैं और मेरे दोस्तों यहाँ पर शेखावाटी नस्ल की बकरियां पाली जाती हैं जिनको मोडी बकरियां भी कहा जाता है। इसके अलावा लघु एवं कुटीर उद्योगों की बात करें तो एक तो याद रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पर इस चूरू में चंदन जो है, चंदन की लकड़ी का कार्य होता है। चंदन की लकड़ी का जो कार्य है ये बड़ा फेमस है चूरू का। यहाँ के जो कारीगर हैं वो चंदन की लकड़ी का कार्य करते हैं। इसके अलावा एक हम बात करें तो यहाँ का जो बंदेज है, बंदेज सुजानगढ़ चूरू का जो बंदेज है ये बड़ा फेमस है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ये इसकी आर्थिक क्रियाएं हैं, कृषि क्षेत्र में लोग संलग्न हैं, किसी क्षेत्र में लग रहे हैं या पशुपालन या लघु एवं कुटीर उद्योगों में यहाँ के लोग ज्यादातर संलग्न हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद और आगे बढ़े थोड़ा सा, अब और आगे हम चलते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ के प्रमुख स्थानों की बात करें। किसकी बात करते हैं? प्रमुख स्थान की बात करें कि चूरू में कौन कौन से फेमस स्थान है मेरे दोस्तों, कौन से फेमस स्थान है जो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से चूरू का अपना एक अलग ही नजरिया बनाते हैं, जो कि चूरू की अलग ही इमेज बनाते हैं, जो कि चूरू में विदेशी या देशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं या चूरू की एक सामाजिक छाप का निर्माण करती हैं। वो प्रमुख स्थान कौन से हैं मेरे दोस्तों? यहाँ से उन प्रमुख स्थानों की बात करें, सबसे पहले यदि अपन बात करें, एक तो आता है मेरे दोस्तों माल जी का कमरा। एक तो आता है मेरे दोस्तों माल जी का कमरा। हाँ जी, माल जी का कमरा की बात की जाती है मेरे दोस्तों। ये चूरू के अंदर है। ये कहा जाता है इसके अंदर कि ये एक ऊंचे टिल्ले पर स्थित था और जब चूरू और बीकानेर रियासतों, जब चूरू और बीकानेर के मध्य युद्ध हुआ था तो जो बीकानेर के शासक थे उन्होंने अपनी तोपें इसी टीले पे लगाई थी, लेकिन बाद में यहाँ पर सुराणों के द्वारा यहाँ पर एक फ्रांस की पद्धति, फ्रांस आधारित एक महल या कहें कि एक आधारित फ्रांस आधारित एक होटल का निर्माण कहें या एक हवेली का निर्माण किया गया, जिसे कहा जाता है माल जी का कमरा मेरे दोस्तों। और ये जो माल जी का कमरा है ये पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो ये है माल जी का कमरा जो यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करता है मेरे दोस्तों। उसके बाद में एक आ जाता है माँ इच्छा, एक आ जाता है मेरे दोस्तों इच्छा पूर्णी, एक आ जाता है इच्छा पूर्ण बालाजी मंदिर, इच्छा पूर्ण बालाजी का मंदिर। और ये मेरे दोस्तों है सरदार शहर में, ये है सरदार शहर में। हाँ जी, ऑन द हाईवे, मेगा हाईवे के ऊपर सरदार शहर के अंदर मेरे दोस्तों एक हनुमान जी का मंदिर है जिसे कहा गया है इच्छा पूर्ण बालाजी का मंदिर। और ये भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कहे या धार्मिक स्थल को कह सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर है मेरे दोस्तों माल जी का कमरा और एक यहाँ पर आता है मेरे दोस्तों इच्छा पूर्ण बालाजी का मंदिर, जो कहाँ पर है मेरे दोस्तों? सरदार शहर चूरू के अंदर है। उसके बाद और आगे बढ़े मेरे दोस्तों, यहाँ से उसके बाद सबसे फेमस जो स्थान आता है यहाँ पर, वो स्थान आता है मेरे दोस्तों सालासर बालाजी मंदिर। वो आता है मेरे दोस्तों सालासर बालाजी मंदिर। और ये सालासर जो बालाजी मंदिर की बात करें, ये मेरे दोस्तों सालासर में है। कहाँ है? सालासर में है। अब इसकी बात करें तो यहां से मेरे दोस्तों समझना, ये जो सालासर बालाजी मंदिर जो है सालासर में है, सालासर में। और यहाँ की तहसील जो आती है वो आती है मेरे दोस्तों सुजानगढ़। अब इस सालासर बालाजी के मंदिर के बारे में क्या कहा जाता है कि इनका एक भगत था जिसका नाम था मेरे दोस्तों मोहनदास, भगत मोहनदास।
जो भगत मोहनदास है, इसे सपने में एक मूर्ति दिखाई देती है और वो जो मूर्ति है इस यहाँ पर एक आसोटा गांव है, उस आसोटा गांव के एक किसान के द्वारा जब हल जोता जा रहा था तो ये कहते हैं कि उसके दौरान यहाँ पर मूर्ति निकली थी और ये मूर्ति यहाँ पर भगत मोहनदास जो थे उनको सपने में दिखाई दी थी मेरे दोस्तों। तो वो यहाँ पर लाकर इसको स्थापित करते हैं सालासर के अंदर और यहाँ पर ये मंदिर बन जाता है सालासर का मंदिर। एक और याद रखना मेरे दोस्तों, ये कहा जाता है कि ये मूंछों वाले हनुमान जी हैं और शायद पूरे भारत के अंदर एकमात्र हैं जहां पर मूंछों वाले हनुमान जी के रूप में फेमस हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा एक और देखना, ये इतिहास में ये भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, क्या कहते हैं कि जुलियासर, ये कहा जाता है कि जुलियासर के जो राजपूत थे, जुलियासर के जो राजपूत थे, इन जुलियासर के राजपूतों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जुलियासर के राजपूतों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आती है मेरे दोस्तों मेला। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम की चीज क्या आती है, मेला आती है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर प्रतिवर्ष मेले का भी आयोजन किया जाता है। हाँ जी मित्रों, अब देखो यहाँ से मेले की बात करें तो ये जो मेला है ये साल में 2 बार लगता है। एक बार तो लगता है मेरे दोस्तों चैत्र, एक बार तो लगता है चैत्र पूर्णिमा, एक बार तो लगता है चैत्र पूर्णिमा और एक बार ये लगता है अश्विन पूर्णिमा को। अश्विन पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पर लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। ये कहें कि ये मेला इस समय लगता है और पूरे भारत में फेमस है। यहाँ पर पूरे भारत से यात्री आते हैं, अपनी इच्छाओं की, अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। और इस मेले, इस मंदिर के अंदर एक जाल का वृक्ष भी है। ये कहते हैं अपनी इच्छाओं को, अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनके पूर्ण के लिए यहाँ पर नारियल बांधा जाता है मेरे दोस्तों। ये चीजें यहाँ पर आती हैं सालासर मंदिर के बारे में। उसके बाद यदि हम बात करें आगे, एक आता है मेरे दोस्तों यहाँ पर तिरुपति बालाजी, एक आता है तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी से वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर भी कहते हैं मेरे दोस्तों और यह है सुजानगढ़ के अंदर। ये कहां पर है, सुजानगढ़ के अंदर मेरे दोस्तों। हाँ जी, तिरुपति बालाजी या वेंकटेश्वर बालाजी के मंदिर से इसे वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर भी कहते हैं मेरे दोस्तों। और एक यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर भी है मेरे दोस्तों और ये है कहाँ पर, सुजानगढ़ में है। अब इस मंदिर की विशेषताओं की बात करें, एक तो याद रखना मेरे दोस्तों ये दक्षिणी शैली पर आधारित है, ये दक्षिणी शैली पर आधारित मंदिर है मेरे दोस्तों। दूसरा, यदि हम इस मंदिर के उद्घाटन की बात करें तो इसका जो उद्घाटन है मेरे दोस्तों, इसका उद्घाटन की बात करें तो वर्ष 1994 में भैरव सिंह शेखावत जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हाँ जी, यदि बात करें सर तिरुपति बालाजी का मंदिर कहां पर है तो कहां मेरे दोस्तों, सुजानगढ़ के अंदर है। हाँ जी, अब ये हो गया। इसके अलावा एक आता है मेरे दोस्तों ददेरवा, एक स्थान है मेरे दोस्तों यहाँ पर ददेरवा और इस ददेरवा में है गोगा जी का मंदिर। यहाँ पर है मेरे दोस्तों गोगा जी का मंदिर, याद रखना। अब इसकी थोड़ी सी कहानी समझते हैं, यहां से इसकी कहानी समझते हैं कि सर ये है क्या, देखना समझना यहां से बात हुआ क्या। ये जो गोगा जी जो हैं, इन गोगाजी जो है जब अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे, जब अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे तो ये कहा जाता है कि गोगाजी का जो शीश था, गोगाजी का जो शीश है ये इस ददेरवा में गिरा। गोगाजी का जो शीश है ये ददेरवा में गिरा था मेरे दोस्तों, इसलिए इसको शीश मेड़ी भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, शीश मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है, शीश मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी याद रखना कि गोगाजी का जो जन्म है ये कहां पर हुआ तो इसी ददेरवा चूरू के अंदर हुआ था। और जब ये अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे उस दौरान जब इनका शीश कट के गिरा था वो ददेरवा में गिरा था, इसलिए ददेरवा को शीश मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा जब ये गोगाजी है इनका जो धड़ है ये दूसरी जगह जाकर गिरा और उस स्थान को कहा जाता है मेरे दोस्तों धुर मेड़ी कहा जाता है, या वर्तमान में उसे कहा जाता है गोगा मेड़ी।
और ये गोगा मेड़ी पड़ता है मेरे दोस्तों हनुमानगढ़ में। कहां पर? हनुमानगढ़ में। तो दो चीजें आती हैं यहां से कि शीश मेड़ी कौन सा है, शीश मेड़ी भी ददेरवा चूरू को कहा जाता है, और धुर मेड़ी किसे कहा जाता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ को कहा जाता है। अब यहां पर इस ददेरवा के अंदर की बात करें, इस ददेरवा में गोगा जी का मंदिर है और यहां पर मेला भी लगता है, यहां पर मेले का भी आयोजन होता है मेरे दोस्तों। और कब? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यहां पर भाद्रपद कृष्ण नवमी की बात करें, इस भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहां पर मेले का भी आयोजन होता है, या ये कहें मेरे दोस्तों गोगा नवमी को यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये सब चीजें यहां से आ जाती हैं कि सर गोगा जी का मेला तो हनुमानगढ़ में भी लगता है। हाँ, हनुमानगढ़ में भी लगता है, तो इस ददेरवा चूरू के अंदर भी लगता है मेरे दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे, जिसको कहा जाता है शीश मेड़ी। सो क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? शीश मेड़ी कहा जाता है। ददरेवा, ददेरवा या ददरेवा दो नाम आ जाते हैं मेरे दोस्तों कई जगह, आपको ददेरवा कई जगह ददरेवा भी मिल जाएगा, ददरेवा ददेरवा, यहां से कंफ्यूजन, ये इंग्लिश वर्जन के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ददरेवा या ददेरवा यहां से दो नाम आ जाते हैं। उसके बाद यदि हम और चर्चा करें यहां से और कौन से स्थान आते हैं, तो एक स्थान आता है मेरे दोस्तों लाल घंटाघर, एक आता है मेरे दोस्तों स्थान लाल घंटाघर की बात की जाती है, लाल घंटाघर। हाँ जी, ये भी चूरू के अंदर है लाल घंटाघर। अब इसका जो निर्माण है ये लाल पत्थरों से हुआ है, इसके निर्माण की बात करें, इसका जो निर्माण है मेरे दोस्तों ये लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा गया? लाल घंटाघर कहा गया था, या इसको धर्म स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, धर्म स्तूप के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों। अब एक चीज देखना, ये जो लाल घंटाघर है इसके ऊपर सभी धर्मों के चिन्ह बने हुए हैं, सभी धर्मों के चिन्ह हैं मेरे दोस्तों। हाँ जी, और एक यदि हम इसके निर्माण की बात करें, तो इसका निर्माण जो है ये जुगल किशोर बजाज के द्वारा करवाया गया था, जुगल किशोर बजाज के द्वारा मेरे दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है मेरे दोस्तों, वो क्या आता है? वो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों कि यहां पर राजस्थान में सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया था। राजस्थान में सबसे पहले तिरंगा कहां फहराया गया? तो मेरे दोस्तों याद रखना ये इसी धर्म स्तूप या लाल घंटाघर जो है यहां पर फहराया गया था। क्या हुआ था? बीकानेर रियासत के खिलाफ, जब बीकानेर रियासत के खिलाफ राजस्थान में पहली बार यहां पर क्या फहराया गया? तिरंगा फहराया गया। और बीकानेर रियासत जो थी वो भौचक्की रह गई थी कि ये क्या हुआ मेरे रियासत में कि यहां पर भी क्रांतिकारी आ गए हैं मेरे दोस्तों। हाँ जी, और ये जो तिरंगा फहराने की बात करें मेरे दोस्तों, इसमें नाम किसका आता है? यहां पर नाम आता है मेरे दोस्तों तिरंगा फहराने में, एक तो आता है गोपाल दास का, एक तो नाम आता है गोपाल दास और एक नाम आता है मेरे दोस्तों चांदमल का। इन दो के द्वारा मेरे दोस्तों, हाँ, 26 जनवरी 1930 कब की घटना है? 26 जनवरी 1930 को यहां पर राजस्थान में पहली बार तिरंगा फहराया गया था मेरे दोस्तों। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब ये था। उसके बाद में अगले प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें जो चूरू को, जहां पर जो चूरू जो है, जो हमें आकर्षित करता है चूरू की ओर, जो हमें प्रेरित करता है चूरू की ओर जाने के लिए, जो कि पर्यटकों को आकर्षित करता है चूरू की ओर खींचने के लिए। अब दूसरा आता है मेरे दोस्तों, एक अपन बात करें यहां से, एक आ जाता है साहुआ गुरुद्वारा, एक आता है मेरे दोस्तों साहुआ गुरुद्वारा की बात करें, गुरुद्वारा, साहुआ गुरुद्वारा आता है मेरे दोस्तों। साहुआ के अंदर एक गुरुद्वारा है और याद रखना ये जो साहुआ का गुरुद्वारा है यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है, यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। और ये भी याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो कार्तिक पूर्णिमा को होने वाला मेले का आयोजन जो है ये सिखों का सबसे बड़ा मेला है। ये सिखों का सबसे, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है मेरे दोस्तों? ये है साहुआ के गुरुद्वारे में लगने वाला कार्तिक पूर्णिमा का मेला। इसके अलावा और भी हम बात करें, प्रमुख स्थानों की बात करें, और कौन से आ जाते हैं यहां से?
यदि हम और स्थानों की बात करें मेरे दोस्तों, तो एक अपन बात करते हैं यहां से गोपालपुरा, एक स्थान आता है वर्तमान में गोपालपुरा। यदि हम बात करें सुजानगढ़ और ताल छापर की, सुजानगढ़ और जो ताल छापर है मेरे दोस्तों, उनके बीच में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गोपालपुरा। ये जो गोपालपुरा है, इसका संबंध महाभारत काल से है, इसका संबंध महाभारत काल से है, और महाभारत काल में इसे द्रोणपुर कहते थे, इसे कहा जाता था, द्रोणपुर कहा जाता था मेरे दोस्तों। हाँ जी, गोपालपुरा आता है। इसके अलावा और क्या आता है मेरे दोस्तों, एक आता है डूंगर बालाजी मंदिर, एक आता है डूंगर बालाजी मंदिर मेरे दोस्तों, डूंगर बालाजी मंदिर आता है, और ये पड़ता है डूंगरवास में। डूंगरवास स्थान है, इस गोपालपुरा के पास स्थान है मेरे दोस्तों डूंगरवास, और वहां पर एक पर्वत है, उसको बोलते हैं, पहाड़ों को पर्वतों को कहा जाता है देसी भाषा में, स्थानीय भाषा में कहते हैं डूंगर। और इस पत्थर के ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर बना हुआ बालाजी का, उसको कहा गया है डूंगर बालाजी मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर एक डूंगर बालाजी का मंदिर भी है, कहां पर, डूंगरवास के अंदर आ जाता है। एक आता है मेरे दोस्तों बभूता सिंह का, एक आता है मेरे दोस्तों बभूता सिंह का मेले का भी आयोजन होता है, और ये बभूता सिंह का जो मेला है ये लगता है तारानगर में। कहां कहां लगता है मेरे दोस्तों, तारानगर में लगता है। और इस बभूता सिंह मेले की बात करें तो यहां पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख स्थान थे जो चूरू को अपने आप में यूनिक बनाते हैं, जो चूरू को अपने आप में राजस्थान में एक अलग पहचान बनाते हैं, जो कि पर्यटकों को आकर्षित करती है मेरे दोस्तों। हाँ जी, ये आ जाते हैं यहां पर कुछ प्रमुख स्थान। अब देखो, उसके बाद आगे बढ़ें और अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रमुख व्यक्तियों की बात करें, प्रमुख व्यक्ति विशेष की बात करें, कि इस चूरू की जो बात करें, यहाँ इसको प्रतिभाशालियों की जन्म स्थली कहा जाता है। हाँ मेरे दोस्तों, चूरू की बात करें इसे प्रतिभाशालियों की जन्म स्थली कहा जाता है मित्रों। क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर गौरव शर्मा जैसे पर्वतारोही हुए हैं, तो यहाँ पर कृष्णा पूनिया और देवेंद्र झाझड़िया जैसे खिलाड़ी हुए हैं, तो यहाँ पर कन्हैया लाल सेठिया जैसे इतिहासकार हुए हैं मेरे दोस्तों, इसलिए इस चूरू को कहा जाता है। तो यहाँ पर एक और याद है, लक्ष्मी निवास मित्तल जैसे बिजनेसमैन लोग भी हैं, इसलिए इसको कहा जाता है प्रतिभाशालों की जननी कहा जाता है, या प्रतिभाशालियों की मिट्टी या भूमि कहा जाता है मेरे दोस्तों चूरू को। अब बात करें सर कौन कौन है यहाँ की वो शख्सियत जिन्होंने राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है, और वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करें, सबसे पहली जो शख्सियत आपको दिखा रहा हूं मेरे दोस्तों, इनका नाम है गौरव शर्मा, इनका नाम है गौरव शर्मा, चूरू से हैं, और इनके नाम पे 2 उपलब्धि आती है मेरे दोस्तों। पहली उपलब्धि कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। इसके अलावा इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी आती है किलीमंजारो, इस किलीमंजारो जो है इसको भी फतेह किया है मेरे दोस्तों। हाँ जी, किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, और एशिया महाद्वीप की बोलें या पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है, माउंट एवरेस्ट। इन दोनों पे चढ़ने का जो रिकॉर्ड है ये गौरव शर्मा के नाम से है मेरे दोस्तों। उसके बाद और शख्सियत की बात करें, एक शख्सियत आती है मेरे दोस्तों कृष्णा पूनिया, एक आती है यहाँ की शख्सियत जिसका नाम है कृष्णा पूनिया। हाँ जी, ये लोगों की जबान पे है मेरे दोस्तों, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी मेरे दोस्तों। हाँ जी, महिलाओं के सशक्तिकरण की अलग जगाने वाली खिलाड़ी थी कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया की बात करें तो याद रखना इसका संबंध जो है वो डिस्क थ्रो से आता है, इनका संबंध जो है ये डिस्क थ्रो से आता है मेरे दोस्तों। थ्रो की बात करें, डिस्क थ्रो से इनका संबंध आता है, या इसको बोले तस्त्री फेंक से, तस्त्री फेंक जो खेल होता है इससे इनका संबंध आता है, तस्त्री फेंक से इनका संबंध आता है। और आज की बात करें, एक और देखना मेरे दोस्तों, एक हम बात करें यहां से क्या, तो ये जो है इन्होंने 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल जो लिख रहा हूं उसको समझना, 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल जो खेलों का आयोजन हुआ था मेरे दोस्तों, उस राष्ट्रमंडल खेलों के
में ये गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है मेरे दोस्तों। हाँ जी, दिल्ली 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट है कृष्णा पूनिया। इनका जन्म हुआ था हरियाणा में और इनका ससुराल है मेरे दोस्तों चूरू के अंदर। और चूरू की बेटी बोले, चूरू की बहू बोले, इन्होंने दिल्ली 2010 गोल्ड मेडल जीता था तश्तरी फेंक में। और एक बात करें तो ये वर्तमान में एमएलए भी हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं मेरे दोस्तों, वर्तमान में विधायक हैं। और कहां से? तो राजगढ़ से वर्तमान में विधायक भी हैं मेरे दोस्तों। तो ये थी कृष्णा पूनिया की बात करें। और हम बात करें कि चूरू में और कौन कौन सी शख्सियत हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं, और उनमें नाम आता है मेरे दोस्तों एक जो आपके लिए प्रेरणा साबित होंगे, और वो नाम आता है देवेंद्र झाझड़िया। हाँ जी, देवेंद्र झाझड़िया। इन्होंने कभी भी अपने आप की शारीरिक कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हाँ जी, जो कमी है, जो हमारे पास जो कमी है, वो हमें और ज्यादा मोटिवेट करती है हमारे लक्ष्य की ओर जाने के लिए। और वो ही थी इन्हीं के साथ ये जो थे, ये देवेंद्र झाझड़िया की बात करें, ये पैरा ओलंपियन है, ये पैरा ओलंपियन है, ओलंपियन, पैरा ओलंपियन है मेरे दोस्तों। और इन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। और शुरुआत हुई थी वर्ष 2004, पैरा ओलंपियन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और किस खेल से आते हैं मेरे दोस्तों? तो याद रखना, इनका संबंध जो है ये भाला फेंक से आता है। इनका संबंध जो है ये भाला फेंक से आता है मेरे दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस जिले से है। ये भी पूछा गया है मेरे दोस्तों कि देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है। और यह भी पूछा गया कि देवेंद्र झाझड़िया का जो है इनका संबंध कौन से गेमों से आता है। तो पैरा ओलंपियन से है मेरे दोस्तों। और एक और याद रखना, ये जो राजस्थान चुनाव आयोग है, ये राजस्थान चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, राजस्थान चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं मेरे दोस्तों। हाँ जी, ब्रांड एम्बेसडर, अर्थात ये राजस्थान में चुनावों के प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए जो राजस्थान चुनाव आयोग के द्वारा जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, वो भी शख्सियत कौन है मेरे दोस्तों? देवेंद्र झाझड़िया। हाँ जी, ये हमें रात को या हो चाहे दिन हो, चाहे 24x7 12 मंथ की बात करें, हमेशा मोटिवेट करते हैं कि हमें हमारी कभी कमजोरियों से घबराना नहीं है, उन कमजोरियों को हमें हमारा हथियार बनाना है और उस हथियार के साथ हमें आगे बढ़ना है मेरे दोस्तों। उसके बाद और आगे बात करें, उसके बाद एक शख्सियत आती है मेरे दोस्तों जिनका नाम है कन्हैया लाल सेठिया, जिनका नाम है कन्हैया लाल सेठिया मेरे दोस्तों। हाँ जी, कन्हैया लाल सेठिया की बात करें, इनका संबंध भी इस शेखावाटी की धारा से है। इनका संबंध भी मेरे दोस्तों कहां से है? चूरू से आता है मेरे दोस्तों। अब यहां से इन कन्हैया लाल सेठिया जी की बात करें तो इनको राजस्थानी भाषा का विषम पिता कहा जाता है। इनको कहा जाता है मेरे दोस्तों राजस्थानी भाषा का भीषम पिता। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थानी भाषा का विषम पिता हमें किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है मेरे दोस्तों? कन्हैया लाल सेठिया को कहा गया। हाँ जी, अब देखो इनकी कुछ रचनाएं भी आती हैं, इनकी कुछ रचनाएं भी आती हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनकी रचनाकार कन्हैया लाल सेठिया जी हैं। हाँ जी, राजस्थानी भाषा के भीषम पिता हैं ये। और कौन कौन सी रचनाएं आती हैं उनकी बात करें तो एक तो आती है मेरे दोस्तों लीलटास, एक तो आती है लीलटास आती है मेरे दोस्तों। एक हम बात करें पाथल व पीथल, एक आती है पाथल व पीथल। एक हम बात करें आती है मेरे दोस्तों धरती धोरारी, धरती धोरारी। और एक हम बात करें तो एक आती है मेरे दोस्तों घासरी रोटी। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों क्या कि लीलटास की रचना किसकी है, पाथल पीथल रचना किसकी है, धरती धोरारी किसकी है, या घास की रोटी जो है ये रचना किसकी है मेरे दोस्तों? तो याद रखना ये उस शख्सियत की है मेरे दोस्तों जिसे राजस्थानी भाषा का विषम पिता कहा जाता है। कन्हैया लाल सेठिया की रचनाएं हैं मेरे दोस्तों। हाँ जी, अब और हम बात करें सर और कौन शख्सियत आती हैं, इसके अलावा हम बात करें यहां से मेरे दोस्तों और शख्सियत की बात करें कि सर और कौन आ जाती हैं, देखना यहां से एक हम बात करते हैं यहां से कि और कौन कौन है। तो मेरे दोस्तों एक याद रखना, एक नाम आता है भारत व्यास का, एक नाम आता है मेरे दोस्तों भारत व्यास। हाँ जी, भारत व्यास।
और इस भारत व्यास की एक रचना है जो बड़े सबके जबा में थी, जो भी हमें भी जो स्कूल के समय जो मॉर्निंग में प्रार्थना होती थी उस समय हमें से बुलाई जाती थी और वो हमारे मन की शांति के लिए थी मेरे दोस्तों। और वो कौन सी है? भारत व्यास की बात करें तो वो थी मेरे दोस्तों, ए मालिक तेरे बंदे हम। ये रचना जो है मेरे दोस्तों किसकी है? भारत व्यास की है। किसकी रचना? भरत व्यास जी की है मेरे दोस्तों। उसके अलावा और हम बात करें सर और कौन आ जाते हैं? एक आता है मेरे दोस्तों भवानी शंकर, एक नाम आता है भवानी शंकर का, इसका भी संबंध चूरू है मेरे दोस्तों। और इन भवानी शंकर की बात करें तो इनको कहा जाता है पखावज के बाजीगर, इनको पखावज के बाजीगर के नाम से जाना जाता है। बाजीगर, पखावज के बाजीगर के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। हाँ जी, पखावज की बात करें तो पखावज की बात करें ये वाद्य अंतर है, और उसके बाजीगर किसे कहा गया मेरे दोस्तों? ये कहा गया है भवानी शंकर को। इसके अलावा और हम बात करें सर और कौन है? इसके अलावा हम बात करें मेरे दोस्तों, एक आ जाती है प्रिया पूनिया, एक आती है मेरे दोस्तों प्रिया पूनिया, जिसने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य है मेरे दोस्तों। हाँ जी, ये भी भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य है और इनका संबंध भी कहां से आता है मेरे दोस्तों? चूरू से आता है। हाँ जी, इसके अलावा और देखो मेरे दोस्तों, एक आ जाती है प्रतिभा पूनिया। यदि हम प्रतिभा पूनिया की बात करें मेरे दोस्तों, ये वो शख्सियत है जो आपको आपकी प्रेरणा का एक कारण बन सकती है, आपको प्रेरित कर सकती है मेरे दोस्तों। कैसे? तो याद रखना, ये जो प्रतिभा पूनिया है मेरे दोस्तों, ये फाइटर पायलट है, ये फाइटर पायलट है और राजस्थान की दूसरी फाइटर पायलट है। राजस्थान की दूसरी फाइटर पायलट है, पहली थी मोहना सिंह, दूसरी है प्रतिभा पूनिया, और उसके बाद थी प्रिया शर्मा। वो दोनों की, मोहना सिंह और प्रिया शर्मा का संबंध झुंझुनू से आता है और प्रतिभा पूनिया का संबंध मेरे दोस्तों चूरू से आता है। अब प्रतिभा पूनिया की बात करें मेरे दोस्तों, तो प्रतिभा जो पूनिया है, इन्होंने 6 बार एग्जाम दिया था और 6 बार असफल हुई थी ये, और उसके बाद 7वीं एग्जाम में जाकर सफलता मिली थी इन्हें, और उसके बाद जाकर के ये आज राजस्थान की दूसरी फाइटर पायलट है मेरे दोस्तों। इसका मतलब आप लोग भी पहली दूसरी एग्जाम में हारना नहीं है। हो सकता है कि हमारी किस्मत में कुछ और ही मंजूर हो सकता है कि वो कुछ हमें कहीं और ले जाने चाहते हो, तो इसलिए हमेशा प्रयत्न करते रहना है, कभी भी निराशाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना मेरे दोस्तों। जो भी नकारात्मक बात आती है वो आपको सीखनी है, उसको अपने अंदर समाहित करना है और उससे और ज्यादा मोटिवेट होकर और अच्छे मेहनत और अच्छे प्रयासों के साथ आगे बढ़ना है मेरे दोस्तों। हाँ जी, और ये प्रतिभा जो पूनिया है वो इसी का एग्जाम्पल है। 6 बार असफल हुई थी और 7वीं बार ये सफलता प्राप्त की थी मेरे दोस्तों। तो हमें भी इसी से प्रेरणा लेनी है कि हाँ देखो, जो मेहनत करने वाले हैं उनकी कभी हार नहीं होती। यदि ठान लिया कि सफलता लेनी है, हमें तो उसी मंजिल पे जाना है मेरे दोस्तों, तो उस मंजिल पर हम जाके रहेंगे मेरे दोस्तों। अब ये आ जाते हैं, इसके अलावा और हम बात करें यहां से सर और कौन आ जाता है, तो 1-2 शख्सियत और भी है मेरे दोस्तों। एक शख्सियत आ जाती है मेरे दोस्तों लक्ष्मी निवास मित्तल। हाँ जी, लक्ष्मी निवास जो मित्तल हैं, इनका संबंध भी कहां से है? चूरू से है। चूरू में कहां से है मेरे दोस्तों? राजगढ़ से है। और क्या कहा जाता है इनको? स्टील किंग्स के नाम से जाना जाता है। और ये भी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं कि लक्ष्मी निवास मित्तल का संबंध कहां से है मेरे दोस्तों। वो संबंध कहां से है? तो चूरू से है मेरे दोस्तों, संबंध याद रखना। इसके अलावा कुछ और भी शख्सियत हो सकती हैं क्या मेरे दोस्तों? हाँ जी, कन्हैयालाल सेठिया हो गया। इसके अलावा हम यदि और बात करें, इसके अलावा हम यदि बात करते हैं यहां से, तो और भी शख्सियत हो सकते हैं कि हाँ जी, बहुत सारी शख्सियत और भी हैं जिस चूरू के नाम को बड़ा उज्जवल बना रही हैं। अब देखो और आगे बढ़ते हैं यहां से। अब चूरू की सबसे जो शान है, अब हम बात करते हैं चूरू की शान की बात करें, क्योंकि चूरू जो है वो प्रसिद्ध किसके लिए है? अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। हवेलियां
अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस चूरू की हवेलियां और यहाँ के किले की बात करते हैं कि चूरू में कौन सी हवेली और चूरू में कौन सा किला है मेरे दोस्तों। अब देखो यहां से सबसे पहले बात करते हैं, ये आता है मेरे दोस्तों सुराणों की हवेली। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे दोस्तों सुराणों की हवेली। हाँ जी, सुराणों की हवेली की बात करते हैं। आज ऐसी स्थिति में है सुराणों की हवेली मेरे दोस्तों। इस सुराणों की हवेली की बात करें तो इनकी बात करें, इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल के रूप में कह सकते हैं। ये राजस्थान का दूसरा हवा महल जो है, हवा महल कहा जा सकता है मेरे दोस्तों, क्योंकि हवा महल से ज्यादा यहां पर खिड़कियां और छतरियां हैं। और ये कहते हैं कि इस सुराणों की जो हवेली है इसके अंदर लगभग 1111 खिड़की और दरवाजे हैं, खिड़की व दरवाजे हैं। कुछ एक 1100 बताते हैं, कुछ मेरे दोस्तों 1111 बताते हैं। हाँ जी, कुछ एक लोग 1100 बताते हैं, कुछ एक लोग 1111 बताते हैं। तो इतिहास थोड़ा सा ज्यादा मान्य होगा। कुछ एक 1100 या कुछ एक तो कहते हैं कि 1100 है, कुछ एक कहते हैं 1111। यहां पर क्या है मेरे दोस्तों, खिड़कियां और दरवाजे हैं मेरे दोस्तों। हाँ जी, सुराणों की हवेली। इसके अलावा और हम बात करें यहां से, एक हम बात करें और यहां पर क्या है, एक अपन बात करें यहां पर आ जाती है मेरे दोस्तों कोठारियों की हवेली। एक है यहां पर कोठारियों की हवेली मेरे दोस्तों, कोठारियों की हवेली, ये भी चूरू के अंदर आती है मेरे दोस्तों। एक आ जाती यहां पर खेमकाओं की हवेली, खेमकाओं की हवेली। हाँ जी, खेमकाओं की हवेली एग्जाम में पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों कि खेमकाओं की हवेली कहां पर है, तो ये भी कहां पर है मेरे दोस्तों, चूरू के अंदर है। एक आ जाती है मेरे दोस्तों पारखों की हवेली, एक आ जाती है पारखों की हवेली की बात करें, ये भी कहां पर है मेरे दोस्तों, चूरू के अंदर है मेरे दोस्तों। एक आ जाती है दानमल चोपड़ा की हवेली, एक आती है दानमल चोपड़ा की हवेली। और दानमल चोपड़ा की हवेली की बात करें मेरे दोस्तों, ये जो है ये सुजानगढ़ में है। दानमल चोपड़ा की हवेली जो है मेरे दोस्तों, ये सुजानगढ़ के अंदर आती है मेरे दोस्तों। ये चीजें हैं यहां पर। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एक चूरू के किले की बात करें। किसकी बात करें मेरे दोस्तों, चूरू का किला। और इस चूरू के किले के बारे में तो कुछ इतिहास में बड़ी रोचक बात आती है। हाँ जी, बड़ी रोचक बात आती है। वो आती क्या है कि इसे चांदी के गोलों वाला किला कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, इसे कहा जाता है चांदी के गोलों वाला किला, चांदी के गोलों वाला किला कहा जाता है। अब समझना यहां से, सर इसका निर्माण कब हुआ, कैसे ये कहानी आती है। हाँ जी, उसी की बात करते हैं मेरे दोस्तों, चूरू के किले की बात करते हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं इसके निर्माण की, किसका निर्माण कब हुआ, तो इसका जो निर्माण है ये ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण जो है ये ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा निर्माण करवाएगा। ये कहा जाता है कि एक बार यहां पर बीकानेर व चूरू जो है इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। बीकानेर और चूरू के मध्य यहां पर युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों। बीकानेर और चूरू के मध्य युद्ध हुआ। जब यहां पर ये युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों, उस समय बीकानेर के शासक कह सकते हैं वो थे सूरत सिंह। बीकानेर के शासक थे मेरे दोस्तों सूरत सिंह। और इस चूरू पे यहाँ पे जो शासक हैं वो थे मेरे दोस्तों ठाकुर शिव सिंह। और ये कहा जाता है जब इस युद्ध के अंदर, जब ये कहते हैं कि इस युद्ध में जब चूरू जो था इनके पास अस्त्र शस्त्र की कमी हो गई थी, गोला बारूद की कमी हो गई थी, तो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी चांदी जो है वो यहाँ के ठाकुर को दे दी गई थी। और उस वहाँ के जो लोग थे उन्होंने चांदी को गलाकर गोले के रूप में बनाकर और इसका यूज किया, ऐसा कहा जाता है। तो इसको मतलब एग्जाम में क्या आता है मेरे दोस्तों, एग्जाम में यही आता है कि चांदी के गोलों वाला किला कौन सा आता है, तो वो आता है मेरे दोस्तों कौन सा, चूरू का किला आता है। इसके अलावा यदि हम और बात करें, इसके अलावा यदि हम और बात करें कि इस चूरू के और प्रमुख, अब यदि हम विविध की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों चूरू के विविध की। इस चूरू के अंदर और क्या खास है, हाँ जी, तो यहां से विविध की बात करें मेरे दोस्तों, एक तो आ जाता है यहां पर खास है दूधवा खारा। एक तो यहां पर मेरे दोस्तों खास है दूधवा खारा। क्यों खास है,
क्योंकि यहां पर किसान आंदोलन हुआ था। हाँ जी मेरे दोस्तों, दुधवा खारा कहां पर है? चूरू के अंदर है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। कहां पर है? चूरू में है मेरे दोस्तों। अगली चीज मेरे दोस्तों ये भी याद रखना, यहां भी याद रखना कि ये जो किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई इस किसान आंदोलन जो हुआ था, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था मेरे दोस्तों वैद मग्गाराम ने। इसका नेतृत्व किया था वैद मग्गाराम जी ने। इसके अलावा एक थे हनुमान चौधरी, और एक थे मेरे दोस्तों रघुवर दयाल गोयल। एक थे मेरे दोस्तों रघुवर दयाल गोयल। इन तीन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तो दुधवा खारा किसान आंदोलन चूरू में था और इसका नेतृत्व इन्होंने किया था मेरे दोस्तों। और देखो यहां से एक और क्या प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, यहां से एक है यहां का प्रसिद्ध है ताल छापर। एक यहां का प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। यदि विविध की बात करें तो एक हम बात करते हैं यहां पर अभ्यारण्य की बात करते हैं, और यहां पर अभ्यारण्य है ताल छापर। हाँ जी, एग्जाम में ये तो बहुत बार पूछा गया है किसके बारे में? ताल छापर के बारे में, कि ताल छापर कहां पर है, यह पूछा जाता है मेरे दोस्तों कि ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध। हाँ जी मेरे दोस्तों, देखो यहां से अब ताल छापर की बात करें, इसकी कई विशेषता है। पहला तो ये कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग के लिए, या कहें मेरे दोस्तों कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा और देखना, एक इस ताल छापर जो है ये कुरंजा पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। यहां पर कुरंजा पक्षी भी आते हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा और देखना मेरे दोस्तों, यहां से एक आता है कि यहां पर साइबेरियन सार्स भी आते हैं मेरे दोस्तों, साइबेरियन सार्स। और ये आते हैं नवंबर से फरवरी माह तक, यहां पर साइबेरियन सार्स भी आते हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा यहां पर मोथिया घास पाई जाती है, मोथिया घास पाई जाती है, और इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों साइप्रस रोटडस। इसे बोलते हैं साइप्रस रोटडस के नाम से जाना जाता है। तो ताल छापर अभयारण्य की बात करें, काले हिरणों के लिए, कुरंजा पक्षियों के लिए, साइबेरियन सार्स के लिए, और ये यहां पर मोथिया घास पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? साइपर रोटडस कहा जाता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा यदि हम बात करें, इस चूरू के अंदर कुछ झीलें भी पाई जाती हैं। इस चूरू के अंदर झील भी है मेरे दोस्तों। हाँ जी, कौन कौन सी झील है चूरू के अंदर? तो एक तो है मेरे दोस्तों ताल छापर झील, एक तो है ताल छापर झील है। हाँ जी, ताल छापर झील भी है मेरे दोस्तों, ताल छापर झील है। इसके अलावा एक यहां पर है सुजानगढ़ झील, एक है मेरे दोस्तों यहां पर सुजानगढ़ झील की बात करें वो भी है यहां पर, और एक आ जाती है मेरे दोस्तों यहां पर। इसके अलावा कुछ और भी आता है, क्या आता है मेरे दोस्तों यहां से? और क्या आ जाता है यहां से? इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा एक हम बात करें यहां पर एक नेचर पार्क भी है चूरू के अंदर। एक हम बात करें मेरे दोस्तों नेचर पार्क भी है। एग्जाम में पूछा जाए नेचर पार्क कहां पर है, तो ये कहां पर है मेरे दोस्तों? चूरू के अंदर है। हाँ, एक और याद रखना, एक परिहारी रन भी आती है, परिहारी रन झील, ये भी आती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि परिहारी रन कहां पर है, तो परिहारी रन भी कहां पर है मेरे दोस्तों? चूरू के अंदर है। यहां पर नेचर पार्क भी है मेरे दोस्तों, नेचर पार्क। एक और याद रखना, एक मेरे दोस्तों यहां पर कोटसर सावंतसर आखेट निषेध क्षेत्र भी है, आखेट निषेध क्षेत्र की कोटसर सावंतसर जो आखेट निषेध क्षेत्र है, ये भी कहां पर है मेरे दोस्तों? चूरू के अंदर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है। कोटसर सावंतसर ये भी कहां पर है मेरे दोस्तों? चूरू के अंदर है। इसके अलावा और हम बात करें इस चूरू की विविध क्या आ जाता है, तो एक याद रखना मेरे दोस्तों राजस्थान का, एक अपन बात करते हैं यहां पर राजस्थान का प्रथम महिला मिनी बैंक, राजस्थान का प्रथम महिला मिनी बैंक जो है ये सालासर में स्थापित किया गया था मेरे दोस्तों। हाँ जी, राजस्थान का पहला मिनी बैंक जो है वो सालासर में स्थापित किया गया था मेरे दोस्तों। हाँ जी, उसके बाद में एक हम बात करें मेरे दोस्तों, यहां से याद रखना
इस चूरू की बात करें, इस चूरू का गिद्दड़ नृत्य, गिद्दड़ व कबूतरी नृत्य भी फेमस है। गिद्दड़ व कबूतरी नृत्य भी फेमस है मेरे दोस्तों। होली के समय में यहाँ पर, होली के समय में चांग ढल जो थप वगैरह बजाई जाती हैं, रात के समय खेल खेले जाते हैं, तो होलियों के जो खेल हैं वो भी बड़े फेमस है मेरे दोस्तों। वहां पर गैर नृत्य भी किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर गैर नृत्य के अलावा यहाँ पर गिद्दड़ और कबूतरी नृत्य जो है मेरे दोस्तों, ये भी यहाँ चूरू के फेमस हैं। इसके बाद और हम बात करें, यहां से एक आ जाता है मेरे दोस्तों इसी चूरू के साथ प्रोजेक्ट जलधारा। प्रोजेक्ट जलधारा, हाँ जी, इस चूरू के अंदर एक प्रोजेक्ट जलधारा आती है जिसका संबंध लक्ष्मी निवास मित्तल से है। लक्ष्मी निवास मित्तल के द्वारा ये प्रोजेक्ट लाया गया था। और कहां के लिए लाया गया था मेरे दोस्तों? राजगढ़ में पेयजल के लिए, राजगढ़ में पेयजल की आपूर्ति के लिए एक प्रोजेक्ट जलधारा की बात की थी मेरे दोस्तों, वो भी यहां से आ जाती है मेरे दोस्तों। इसके अलावा और हम बात करें, एक इसी चूरू में आरटीडीसी होटल भी है। चूरू में आरटीडीसी का होटल भी है जिसका नाम है चिरमी। याद रखना, चिरमी होटल कहां पर है? तो आरटीडीसी का चिरमी होटल भी कहां पर है मेरे दोस्तों? चूरू के अंदर है। और हम बात करें यहां पर, एक इसी चूरू के अंदर आता है मेरे दोस्तों वस्ट्रेट स्पिनिंग मिल। वस्ट्रेट स्पिनिंग जो मिल है, सूती कपड़े मिल्स की बात करें, वस्ट्रेट स्पिनिंग जो मिल है मेरे दोस्तों, ये भी कहां पर है? चूरू के अंदर है मेरे दोस्तों। इसके अलावा और देखो, यहां से एक इस चूरू में आ जाता है मेरे दोस्तों नगर श्री। एक हम बात करें इस चूरू में सर और क्या आता है? हाँ जी, एक अपन बात करें यहां पर नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान। संस्कृति शोध संस्थान की बात करें, यह भी कहां पर है मेरे दोस्तों? चूरू के अंदर है। नगर श्री लोक संस्कृति संस्थान की बात करें मेरे दोस्तों, यह भी चूरू के अंदर है। और हम बात करें मेरे दोस्तों, एक हम और चर्चा करते हैं यहां पर, वो आ जाता है कि अलखिया संप्रदाय। एक आता है मेरे दोस्तों अलखिया संप्रदाय, जो है संप्रदाय के संस्थापक, अलखिया संप्रदाय के जो संस्थापक थे, संस्थापक जिनका नाम था स्वामी लालगिरी। स्वामी लालगिरी, इन स्वामी लालगिरी का जो जन्म है ये भी कहां पर हुआ था? चूरू के अंदर हुआ था मेरे दोस्तों। हाँ जी, अलखिया संप्रदाय के संस्थापक स्वामी लालगिरी का जन्म भी कहां पर हुआ था? इनका जन्म भी हुआ था मेरे दोस्तों चूरू में। और ये भी याद रखना, साथ साथ आप लोगों को एक क्वेश्चन और है कि यहां पर अलखिया संप्रदाय जो है, इसकी प्रधान पीठ की बात करें, इसकी प्रधान पीठ जो है मेरे दोस्तों, ये बीकानेर के अंदर है। इसकी प्रधान पीठ कहां पर है मेरे दोस्तों? बीकानेर के अंदर है। तो ये कुछ चर्चा थी मेरे दोस्तों चूरू के बारे में, चूरू की संस्कृति, चूरू की आर्थिक, चूरू की सामाजिक और उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के, जो इस चूरू से संबंधित मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेंगे। हाँ जी, पहले क्वेश्चन की बात करें, पहली चीज देखना, ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये आप अधीनस्थ चयन बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या एसआई या आरएस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्तों, तो याद रखना ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में पश्चिम से पूर्व में बढ़ने पर आने वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? यदि हम किधर से चलें, पश्चिम से पूर्व की ओर चले मेरे दोस्तों, तो आने वाले जिलों का सही क्रम क्या है मेरे दोस्तों? तो अब देखो यहां से इस क्वेश्चन के साथ कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका क्या है? यदि हम बात करें इस पश्चिम से चलें, यदि हम इस पश्चिम से चलें मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले सीमा किसकी आ रही है? देखो जैसलमेर की। उसके बाद आगे गए तो उसके बाद सीमा किसकी आ रही है? बाड़मेर। उसके बाद आगे गए मेरे दोस्तों, सीमा किसकी आ रही है? जालोर। उसके बाद आगे गए, सीमा किसकी आ रही है मेरे दोस्तों? बीकानेर। उसके बाद जोधपुर। उसके बाद बीकानेर, उसके बाद सिरोही। इस प्रकार से हमें इन जिलों की स्थिति की बात रखनी होती है। और ये क्वेश्चन आया था मेरे दोस्तों आरएस भर्ती परीक्षा के अंदर, क्वेश्चन आया था कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पे जिलों का सही क्रम है। और ये 4 ऑप्शन यहां पर थे और इसका सही जवाब है मेरे दोस्तों डी ऑप्शन। कौन सा सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों? डी ऑप्शन है। जैसलमेर, जोधपुर, चूरू। पहला ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, नागौर। जैसलमेर, जोधपुर, उसके बाद चूरू और नागौर। नहीं, नागौर पहले आ जाता है, इसका मतलब पहला तो नहीं है मेरे दोस्तों। दूसरा है जोधपुर, नागौर, चूरू, गंगानगर। जोधपुर,
ये हो गया जोधपुर, नागौर, नागौर से पहले गंगानगर आ जाता है मेरे दोस्तों, नागौर यहां पर आता है, गंगानगर यहां पर देखो, तो ये भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नहीं है। इसका सही जवाब क्या है मेरे दोस्तों? चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, राजस्थान के चूरू जिले के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? अभी हम लोग यहाँ की इसकी भौगोलिक स्थिति पढ़ के गए थे और इसी भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से ही क्वेश्चन है कि कौन चूरू के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन है। चूरू जिले की सीमा राजस्थान के 5 जिलों से लगती है। हाँ लगती है, किससे लगती है मेरे दोस्तों? हनुमानगढ़ से लगती है, बीकानेर से लगती है, नागौर से लगती है, सीकर से लगती है और चूरू से। इसका मतलब ये कथन तो सत्य है। उसके बाद में चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है, ये कथन भी सत्य है। बीकानेर और चूरू ऐसा जिला है जिसमें एक भी नदी नहीं है। और उसके बाद मेरे दोस्तों, खेतड़ी सिंघाना तांबे की देश में सबसे बड़ी खाद्यान्न चूरू में है। यदि बात करें खेतड़ी सिंघाना की तो ये कहां पर है मेरे दोस्तों? झुंझुनू के अंदर है। तो इसका मतलब चूरू से संबंधित ये कथन सत्य नहीं है। हाँ जी, अब जो हमने पढ़ा था उसी को हमने परखा है, उसी को समझा है और उसी के आधार पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है मेरे दोस्तों। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हम बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, गेटवे ऑफ थार, गेटवे ऑफ थार, थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं चूरू को। थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कह देते हैं चूरू को, याद रखना मेरे दोस्तों। कहे जाने वाले चूरू जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई? चूरू जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई? निर्वाणवश, चूरू जिले की स्थापना निर्वाणवश के राजपूतों के द्वारा, भाटी वंश के राजपूतों के द्वारा। चूरू जो जिला था, इसमें जो चूरू का जो किला आता है, चूरू में जो किला आता है मेरे दोस्तों, उसके संबंध की बात है। निर्वाण वंश के राजपूतों द्वारा, भाटी वंश के राजपूतों द्वारा, राव सिंहा द्वारा या बप्पा रावल द्वारा। तो चूरू जो जिला था, इसमें जो किला है उसका संबंध आता है मेरे दोस्तों निर्वाण वंश के राजपूतों के द्वारा। और याद रखना, चूरू पे ज्यादातर, चूरू पे जो शासन था वो राजपूतों का था, ठिकानों का था, निर्वाण वंश के शासकों का था मेरे दोस्तों। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, निम्न में से कौन सा दर्शनीय स्थल चूरू में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा दर्शनीय स्थल चूरू में नहीं है? सेठानी का जोड़ा। हाँ जी, सेठानी का जोड़ा जो है ये चूरू के अंदर है। और छप्पनिया अकाल, विक्रम संवत की बात करें मेरे दोस्तों, याद रखना, विक्रम संवत 1956 में या 1899 में एक अकाल पड़ा था जिसका नाम है छप्पनिया अकाल। उस छप्पनिया अकाल के दौरान इस सेठानी के जोड़े का निर्माण किया गया था। सालासर बालाजी ये भी है मेरे दोस्तों। ताल छापर अभ्यारण्य ये भी है मेरे दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर क्या नहीं है? रानी सती का मंदिर नहीं है। हाँ जी, रानी सती के मंदिर की बात करें, ये झुंझुनू के अंदर है मेरे दोस्तों। अग्रवालों की कुल देवी है और ये है रानी सती जी का मंदिर जो अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। और उसके बाद हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, आजादी से पहले चूरू किस रियासत का हिस्सा था? यदि हम बात करें, आज भी प्रशासनिक दृष्टि से चूरू जो है वो बीकानेर संभाग का भाग आता है। और आजादी से पहले मेरे दोस्तों ये बीकानेर रियासत का हिस्सा था। कौन सी रियासत थी मेरे दोस्तों? बीकानेर रियासत थी। ये योद्धे प्रदेश का हिस्सा भी आता था, ये थली प्रदेश का हिस्सा भी आता था और ये बांगड़ प्रदेश का हिस्सा भी आता था मेरे दोस्तों। अब कल के रिवीजन क्वेश्चंस की बात करें, कल के रिवीजन क्वेश्चंस की बात करें फटाफट से। कल के रिवीजन क्वेश्चन जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। पहला था कि हाल ही में काजरी द्वारा फंगस तथा बैक्टीरिया से बायो फॉर्मुलेशन बनाया गया है, केंद्र सरकार ने इसे किस नाम से पेटेंट कराया? तो मेरे दोस्तों वो क्या थी? मरुसेना के नाम से पेटेंट करवाया था। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में बीडी कला द्वारा मांडना कला पर आधारित पोर्टफोलियो प्रकाशित किया गया, इस कला के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? और याद रखना, इस मांडना कला में मिट्टी के बर्तन नहीं बनाए जाते हैं। हाँ, इसके अंदर मीनाकारी, थेवा कला के मीनाकारी वगैरह सब आते हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में जीएसटी संग्रहण के संदर्भ में जून 2019 के मुकाबले जून 2020 में कितना अंतर है? तो जीएसटी संग्रहण में मेरे दोस्तों याद रखना, जून 2019 के मुकाबले 20 में 3% की वृद्धि हुई थी। उसके बाद आती है मेरे दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण राज्य में स्थित किस संस्थान ने अपना नया शैक्षणिक सत्र ऑनलाइन प्रारंभ किया? और ये आता है मेरे दोस्तों आईआईटी जोधपुर।
और IIT जोधपुर में है, IIM उदयपुर में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेरे दोस्तों बांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर में है और राजस्थान यूनिवर्सिटी मेरे दोस्तों जयपुर के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में राज्य की किस महिला वरिष्ठ अधिवक्ता को एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया? तो वो थी मेरे दोस्तों ऐश्वर्या भाटी और इनका संबंध आता है जोधपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में राज्य के किस कृषि विश्वविद्यालय किसान पोर्टल की शुरुआत की गई? और राजस्थान की बात करें मेरे दोस्तों तो वो जो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है इसके द्वारा किसान पोर्टल की शुरुआत की गई। और राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं मेरे दोस्तों, उदयपुर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है, जोधपुर में और कोटा के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालय है मेरे दोस्तों राजस्थान के अंदर। उसके बाद आता है, आत्मनिर्भर भारत योजना में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? आत्मनिर्भर भारत की बात करें, राशन वितरण की बात की गई थी, पूरे भारत में अग्रणी स्थान पे था राजस्थान और राजस्थान में सबसे अग्रणी जिला था मेरा दोस्तों धौलपुर। कौन सा जिला था? धौलपुर था मेरा दोस्तों। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में राज्य में किस दुर्लभ प्रजाति की तितली खोजी गई? हाल ही में दक्षिणी राजस्थान में खोजी गई थी मेरे दोस्तों, उसका नाम है लाइकन सिल्वर लाइन। लाइकन सिल्वर लाइन ये दुर्लभ प्रजाति की है मेरे दोस्तों, ये खोजी गई थी यहां पर। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने या उनमें शामिल होने पर नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। ये कब के बाद के खिलाड़ियों को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा मेरे दोस्तों 2016 के बाद के खिलाड़ियों को ये सीधी सरकारी नौकरी दी जाएगी। और ये था कल का। हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की, राजस्थान की किस महिला को स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान से सम्मानित किया गया? और यह सम्मान दिया गया था मेरे दोस्तों डॉक्टर अनुला मौर्य को। हाँ जी, ये थी आज की 10 खबरें और ये थी 10 आज की चूरू की जिला दर्शन की बात की थी। अब मिलेंगे मंडे को मिलेंगे राजस्थान की विधानसभा और राजस्थान की विधानसभाओं में जो समितियां बनाई गई हैं उन समितियों के गठन और उनके कार्यों के साथ और 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ जो बनेंगी उस समय की सुर्खियां। मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।